नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। तो आज हम आपको पूरे हफ्ते आखिर किस तरह की बाजार की चाल रही, सेक्टर्स की चाल किस तरह की रही और किस तरह से तमाम थीम ने परफॉर्म किया, ये सभी आपके सामने रखेंगे और उसके हिसाब से अगले हफ्ते की आपकी बाजार की रणनीति बताएंगे। हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ रहे हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर सर। अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह। तेजस जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जरा एक पूरे हफ्ते का जो बाजार का पूरा खाका है वो आपके सामने रख देता हूं। तो निफ्टी ने इस हफ्ते लगभग 0.73% का उछाल देखा, ये रिटर्न उसका रहा। निफ्टी बैंक की बात करें तो पूरे हफ्ते में नेगेटिव रिटर्न जो है वो नज़र आया। निफ्टी मिड कैप में भी एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लैटिश कारोबार नज़र आया, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप पे हल्का दबाव हमने देखा। अगर हम तमाम सेक्टर और इंडेक्स को देखें तो निफ्टी मेटल ने इस हफ्ते नेगेटिव रिटर्न दिया 2.5% का। निफ्टी रियल्टी भी 2.25% के नेगेटिव रिटर्न में रही। निफ्टी आईटी की बात करें, कह सकते हैं लीडरशिप लौटी है और आईटी ने एक तरह से कमान अपने हाथों में ली है। पिछले हफ्ते भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। आईटी ने पिछले हफ्ते भी इन्हीं रेंज में परफॉर्म किया था। इस बार भी लगभग 0.25% की तेजी हमें नजर आई निफ्टी आईटी में। ऑटो पॉकेट्स ने भी इस हफ्ते थोड़ा सा दबाव झेला, एक वॉलेटिलिटी झेली, उसका असर नजर आया। निफ्टी फार्मा एक तरह से अपने आप को संभाले हुए है। निफ्टी एफएमसीजी एक बार फिर बजट करीब है। एफएमसीजी कंजम्पशन थीम प्ले आउट होगी ही होगी और हो ही रही है। इस वजह से 3.5% का रिटर्न यहां पर निफ्टी एफएमसीजी में हमें देखने को मिला। अब जरा आज के बाजार को एक निगाह डालते हैं। तो आज के बाजार को हम यही कहेंगे कि जो आम तौर पर हफ्ते के यानी कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जो बाजार होता है उससे कहीं अलग नजारा था आज बाजार में। जरा देखिए, निफ्टी की बात करें तो आज 24,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। सेंसेक्स 80,500 के ऊपर बंद हुआ तो बैंक निफ्टी 52,260 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। अब आज की तेजी में जैसा मैंने कहा कि आईटी ने पिछले हफ्ते भी लीडरशिप ली, इस हफ्ते भी लीडरशिप ली है। टीसीएस लगभग 6.5% की तेजी हमें देखने को मिली। विप्रो में लगभग 4.25% का उछाल आया। इन्फोसिस और एचसीएल टेक में 3-3.5% का उछाल हमने देखने को मिला। एलटीआई, माइंडट्री और टेक महिंद्रा भी 3% ऊपर चढ़कर बंद हुए। आज जो प्रेशर था वो मारुति सुजुकी में आज मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। 1.25% की यहां पर हमको प्रेशर नजर आया। डीवीज लैब में आज लगभग 1% का दबाव था। कोल इंडिया भी आज टूटा। इसके अलावा एशियन पेंट, बीपीसीएल जैसे स्टॉक भी लाल निशान में बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो शुरुआत में बहुत ही बेहतर नजर आ रहा था, दिन के आखिर तक आते आते हम देख पाए कि जो दबाव वाले शेयर थे उनकी संख्या ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। 1498 यानी मुनाफा वसूली हमें सेक्टर स्पेसिफिक देखने को मिली। 982 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और शायद बात आईटी की ही करना सबसे जरूरी रहेगा, क्योंकि एक लंबे समय से बार बार एक दबाव था। बैंक्स चल रहे थे, मेटल चल रहे थे, फार्मा चल रहा था, रियल्टी शेयरों ने लंबी रैली दिखाई, सरकारी शेयरों की तो बात ही क्या कहनी। दबाव बार बार आईटी पे था। कैसे देखा जाए, लगातार दूसरा हफ्ता है जब एक तरह से हमको ये मानना होगा कि आईटी ने फ्रंट सीट से एक तरह से ड्राइविंग की है। बताइए आपका नजरिया। देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि आईटी में कल टीसीएस के नंबर्स आ गए तो आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट्स को एक बात अच्छी लगी कि नंबर्स थोड़े मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ही अनुसार आ गए। मैं कहूंगा कि मार्जिन 24.5% जो मैनेज किया है टीसीएस ने, वो काफी अच्छी बात है। इन्होंने कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखाया तो उसका मतलब है कि अगले 2 क्वार्टर्स में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्डर बुक बढ़ेगी। तो ये एक अच्छे संकेत है आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जब ये कमेंट्री देती है तभी डेफिनेटली ये बात इंपॉर्टेंट रहती है। बट एक दो चीजें जो टीसीएस के नंबर्स में थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे कि ऑर्डर इनफ्लो कुछ बड़ा नहीं है और अभी भी यूएस मार्केट से क्लैरिटी नहीं आई कि कितने बड़े आईटी बजट्स होंगे।
तो मैं समझता हूँ कि देखिए अभी तो मेरे ख्याल से नैरेटिव शुरू हो गया है। लोगों का मानना है कि अभी ऐसे बाजार में आपको अगर अच्छी वैल्यू चाहिए, अच्छे वैल्यूएशंस चाहिए, तो आईटी एक अच्छा सेक्टर है जो सेफ है, स्टेडी है, जहाँ पे कंपनीज बिल्कुल कर्जा मुक्त नहीं है, कैश रिच है, डिविडेंड्स भी अच्छे देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक निवेशकों को डेफिनेटली थोड़ा-सा पोज़ीशन आईटी में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन जो बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है मार्केट का कि ग्रोथ कहाँ कब से शुरू होगी, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर के बाद अनुमान है कि आपको एक अच्छा क्लियर ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट जो दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, छोटे में परसिस्टेंट है, केपीआईटी, यहाँ पे निवेशकों को जरूर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट हाँ, एक बात ध्यान में रखें कि ये स्लो मूवर सेक्टर है, इसमें थोड़ा समय देने की जरूरत है और सितंबर अक्टूबर के बाद ही आपको एक अच्छा री रेटिंग का इफेक्ट मार्केट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अक्टूबर एक अहम महीना जहां से आपको और बेहतर नजरिया आईटी पॉकेट्स पर नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आईटी स्टॉक्स में रणनीति वक्त वक्त पे हम जैसे सुझा रहे हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और इन सब के बीच में जैसा मैंने कहा कि कंजम्पशन थीम जो है अब और ज़्यादा जो उस पर फोकस बढ़ेगा। और इन सब के बीच में मैं अविनाश जी इस सवाल के साथ भी आपके पास आऊँगा और वहाँ पर कहाँ नज़र रखनी है भी आपसे पूछूंगा। लेकिन ज़रा इंडेक्स पर रणनीति ले लेते हैं और हमारे साथ लगातार तमाम एक्सपर्ट बने हुए हैं। और तेजस, ज़रा बताइए, फिलहाल बाजार जिस तरह से उच्चतम शिखर पर पहुंचता जा रहा है, कोई ऐसी बात भी नहीं है जो बाजार को डेंट करेगी। हमें यह भी पता है कि हाल फिलहाल के ट्रेंड्स ये बता रहे हैं कि शायद इस रैली के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिले, लेकिन फिर बाजार एक नए उछाल के साथ आगे बढ़ता है। वो 2 कदम पीछे हटता है, वो करेक्शन लाजमी है, लेकिन उसके बाद वो उछाल देखने लायक होता है जो आज हमने देखा भी। फिर कैसी रणनीति होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून टू यू एंड सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी पिछले 4-5 दिनों से 24,200 के करीबन एक अच्छा खासा बेस बना रहा है। मीन जब भी बाजार गिरता था और 24,200 के करीबन आता था बाजार, वहां से एक बाइंग आ जाती थी। क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखेंगे तो पिछले 4-5 दिनों से 24,200 का स्तर मार्केट तोड़ नहीं पाया और हमने देखा कि एक अच्छी खासी रैली हो गई। आज के सत्र में 24,500 550 के करीबन रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है ये अगर सरपास करता है मंडे या ट्यूसडे में तो 24,750 से लेके 800 तक के भी लेवल आ सकते हैं। और बजट भी है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, तो मुझे लग रहा है कि बाजार में कोई गिरावट की संकेत अभी तक दिख नहीं रहे हैं। टेक्निकली चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है। अगर सब कुछ सही चला तो मुझे लग रहा है कि बिफोर द बजट एक बार हम निफ्टी में 25,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। सो इमीडिएट बेसिस पर 24,350 का सपोर्ट है और जो बेस है वो करीबन 24,150 और 200 के करीबन है। जब तक ये लेवल टूटते नहीं है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हम 24,750 और 800 के लेवल देख सकते हैं और वो सरपास किया तो 25,000 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो ये है इंडेक्स पर रणनीति फिलहाल नजर आती हुई। अविनाश सर, मैं कंजम्पशन थी खासतौर पे एफएमसीजी की बात कर रहा था। पिछले हफ्ते भी पॉजिटिव रिटर्न, इस हफ्ते भी 3.5% का अगर हम 5 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो इस तरह का रिटर्न नजर आया है। हम ये जानते हैं कि रूरल रिकवरी, रूरल डिमांड, इन सब पे न सिर्फ सरकार का फोकस है बल्कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कंपनियां हों, नीति नियंता हैं, सभी का इसमें कहीं ना कहीं फोकस है। यहाँ कहाँ नजर रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि जो रूरल पॉकेट है वहाँ पे जो एफएमसीजी में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। आई थिंक जो बेसिकली अच्छा ज्योग्राफिकल रीच कमांड करते हैं और जिनका प्रोडक्ट रिटेल में रूरल में काफी अच्छी तरह से जाता है। मुझे लगता है कि अगर कंपनी स्पेसिफिक की बात करें तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान लीवर है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, डाबर है, मरीको है, ये सारी कंपनीज में मुझे लगता है कि होपफुली बारिश अच्छी होती है। गवर्नमेंट भी अगर बजट में रूरल रिलेटेड स्कीम्स अनाउंस करती है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा वॉल्यूम अपटिक देखने को मिलेगा। और बहुत ही ऊपरी लेवल से ये स्टॉक्स पिटे हुए हैं। पिछले साल 1.5 साल से रूरल इंडिया की डिमांड कम थी तो इस कारण इन कंपनीज को भी थोड़ा सा स्लो डाउन इफेक्ट हो गया था। बट हमारा मानना है कि इस साल होपफुली मानसून ठीक ठाक रहता है और गवर्नमेंट अगर रूरल इंडिया को फोकस करती है तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जहां पे ब्रांड अच्छा है, फ्रेंचाइज अच्छी है और ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ अगर 8 से 10% आता है
तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा इग्नोर्ड सेक्टर है जहाँ पे वैल्यू है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से उसको कंप्लीटली मार्केट ने इग्नोर किया है। तो यहाँ पे जरूर एक निवेश का मौका बन सकता है। तो आई थिंक विद इन दिस पॉकेट वी आर पॉजिटिव ऑन डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जीपीसीसीपीएल और ऑब्वियसली मरीको। ये 2-3 ऐसी कंपनीज है जहां पे हमको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में है। ऑफ कोर्स किस प्रकार के नंबर्स क्वार्टर 1 में आएंगे, कमेंट्री मैनेजमेंट्स की क्या आएगी, वो डिसाइड करेगा आगे इन स्टॉक्स की रेटिंग की। बिल्कुल, तो ये है कंजम्पशन जो थीम है वहाँ पर प्ले आउट होने वाले स्टॉक का। तेजस जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि बाजार में ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो अभी भी जिन पर एक प्रेशर है परफॉर्म करने का, और जो शायद इस शानदार बाजार में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से किया करते थे, या उनकी रैली का इंतजार है? तो बैंकिंग एज अ सेक्टर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा दबाव में रहे, लेकिन अगर आप उसका ब्रॉडर सेटअप देखेंगे तो बैंकिंग इंडेक्स में 51,100 के ऊपर ब्रेकआउट आया था। बैंक निफ्टी ने करीबन 53,300 का टॉप बना के हम पिछले 4-5 दिनों से करेक्शन देख रहे हैं। तो ये जो एरिया है 51,700 से लेके 52,000 का, वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल के सत्र में भी हमने बैंक निफ्टी में अच्छी खासी बाउंस बैक देखा था वो लेवल से। तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग एज ए सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, और जो एचडीएफसी बैंक है जो दिग्गज शेयर है उसमें भी एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने 10% करेक्शन दिखा दिया है, और जो 1580 से लेके 1600 के करीबन जो एचडीएफसी बैंक में काफी अच्छा सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रीच नहीं करता है, और अगर आप चार्ट्स देखेंगे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के, वो सबके चार्ट्स भी काफी बेहतरीन है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी काफी आउट परफॉर्म कर सकता है, और जब तक ये 51,500 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, इसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी 53,500 से लेके 54,000 तक के स्तर छू सकता है। मैं आपके पास आना चाहूँगा। बजट करीब है, तो जाहिर सी बात है कि कैपेक्स और बाकी चीज़ों के नज़रिए से सरकारी शेयरों पर नज़र रहेगी, लेकिन इंफ्रा रिलेटेड ख़ासतौर पे जो स्टॉक्स हैं, और ख़ासतौर पे जब रेलवे की बात आती है, तो एक आम धारणा बन गई है कि शायद इक्का दुक्का दिन है जब रेलवे नहीं चलेगा, बाकी दिन रेलवे में कोई बहुत ज़्यादा आपको ख़ास करेक्शन या किसी तरह की चिंता वाली स्थिति नज़र नहीं आती। आपको भी लगता है कि अभी कुछ वक्त तक फेवरेट रहेगा ये सेक्टर, या अब जिस तरह का उछाल आज भी हमने देखा, पिछले दिनों भी हमने बहुत सारी ऐसी रैलियां देखी थी जहां से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब यहां से थोड़ी सी रफ्तार थम जाए, आपका नजरिया क्या कहता है? नहीं, इनफैक्ट देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछे तो अगले 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक हर कंपनी एंजॉय कर रही है। अगर आप वैगन कंपनी देखिए या आरबीएनएल जैसा स्टॉक देखिए जो बहुत ही तेजी से भागा है, मेरे ख्याल से देखिए ऑर्डर बुक बहुत तेजी से बढ़ भी रही है, और यही कारण है कि नैरेटिव जो है रेलवे स्टॉक्स के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। लग तो नहीं रहा है कि ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज बजट में आएगा। तो मार्केट ये मान के चल रही है कि गवर्नमेंट इस बार भी रेलवे बजट 30-40% आउटले बढ़ाएगी, और ऑब्वियसली ये सेक्टर की डिमांड है। अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स की बात करें या रोलिंग स्टॉक की बात करें, वैगन की बात करें, तो सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और ये गवर्नमेंट जरूर अनाउंस करेगी। अभी इनको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये इसके लिए इन्वेस्टर्स को एक बात समझनी चाहिए कि इनके पास टाइम फ्रेम और टाइम होराइजन कितना है, क्योंकि देखिए बहुत लोअर लेवल से ये सारे स्टॉक्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं। टीटागढ़ वैगन की बात करें, जुपिटर वैगन की बात करें, या टिपिकली रेल विकास की बात करें, तो मुझे लगता है कि 1.5-2 साल का अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो कभी भी कोई भी गिरावट अगर इन स्टॉक्स में आपको मिलती है, तो आपको एक थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे ऐड करना चाहिए। रेलवे सेक्टर काफी फ्लेवर में रहेगा, फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, और स्टॉक स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि जो वैगन कंपनियां हैं वहां पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हो सकता है कि इस बार बजट में 25-30 हजार वैगन की नई ऑर्डर इन कंपनीज को मिले, तो थोड़ा सा और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बाइंग कंटिन्यू होगी। हालांकि वैल्यूएशंस सस्ते नहीं है, बट डेफिनेटली इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। कोई भी थोड़ी गिरावट आती है तो एसआईपी मोड में इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए, लेकिन समय की सीमा कम से कम 1.5-2 साल रखिए, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में ये कहना बहुत मुश्किल है यहाँ से कितना बढ़त हो जाएगा, क्योंकि पूरा नैरेटिव चल रहा है। फंडामेंटल्स में अभी नंबर्स आने के लिए अभी भी थोड़ा टाइम।
एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया अविनाश जी की तरफ से आपको मिलता हुआ। चलिए, यहाँ वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट का, वीआईपी शेयर्स का। तेजस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? तो आज की जो मेरी पहली वीआईपी पिक है वो है आईटीसी लिमिटेड। ये स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा खासा बाइंग स्ट्रेंथ दिखाया है और आज वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी दिया है अबव द लेवल ऑफ 445। तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से हमने स्टॉक में काफी अच्छी रैली देखी है। तो कोई एक माइनर पुल बैक आता है तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए। 455 458 के बीच में आईटीसी लेना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 439 का और पहला लक्ष्य रहेगा 477 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 495 का। ठीक है, तो ये नजरिया। समय कम है अविनाश जी, फटाफट से जरा अपना कॉल बता दीजिए। इनफैक्ट ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे दो स्टॉक्स है। एक तो कंपनी जो नाम है वो वाटर के बिजनेस में बहुत काम करती है, डीआई पाइप्स बनाती है। कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। देखिए, ये कंपनी बहुत पुरानी है और जिस प्रकार से अभी फोकस गवर्नमेंट का पानी के ऊपर है, ऑलरेडी 3.5 लाख करोड़ का आउटले जल जीवन प्रोजेक्ट्स पे अनाउंस किया गया है। तो हमको लगता है कि इस बजट में भी अच्छे अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। प्लस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। करीबन 750 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कंपनी ने रिकॉर्ड किया था। तो हमको लग रहा है कि कम से कम 6 से 12 महीने की अगर अवधि लेते हैं तो करीबन 240-250 का टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। और दूसरा जो सेक्टर फ्लेवर में है और जो हमको लगता है बहुत अच्छा करेगा वो हाउसिंग फाइनेंस है। अभी हाउसिंग फाइनेंस में एक छोटी कंपनी है एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस, जो राजस्थान बेस्ड है, 5 स्टेट में काम करती है और बहुत ही दमदार डिसबर्समेंट्स और अप्रूवल के नंबर FY24 के लिए इन्होंने रिकॉर्ड किए। और 5 स्टेट में साउथ इंडिया में अभी वो एंट्री करने वाली है। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 30 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी और आरओई करीबन 18-20% कमाने की क्षमता रखती है और करीबन 170-180 करोड़ की नेटवर्थ कंपनी कमांड करेगी। तो यहां से भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। करीबन 425-430 का टारगेट प्राइस लेके ये भी 6 to 12 मंथ्स के लिए आप इसमें पोजीशन ले सकते हो। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में करेंगे अविनाश जी अपनी वीआईपी पिक बताने के लिए। इसके साथ ही तेजस जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।